property of determinants. If each elements in a row or column of a determinant are zero, then the value of determinant is zero. ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है जिससे हम डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं किसी डिटर्मिनेंट की, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है तो। फर्स्ट प्रॉपर्टी में इन्होंने कहा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। जैसे इस डिटर्मिनेंट में देखो, सेकेंड रो, जरूरी नहीं सेकेंड रो, कोई रो में अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। इसी तरह कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। हम इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वेरिफिकेशन के लिए हम चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं पहली बार, लेकिन ये अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो इसकी वैल्यू निश्चित रूप से जीरो होगी। और अगर किसी क्वेश्चन में हमको मिलता है तो हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ टू रोज आर कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर दो रो या दो कॉलम, जैसे यहां देखो बेटा, फर्स्ट रो और थर्ड रो ये दोनों सेम है, यहां फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेम है। जरूरी नहीं फर्स्ट थर्ड हो, फर्स्ट सेकंड हो सकता है, सेकंड थर्ड हो सकता है। कोई भी दो रो, दो कॉलम या कोई भी दो रो अगर इक्वल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। हम डायरेक्ट लिखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर कॉलम आर मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो आर कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। यहां देखो जरा, थर्ड रो फर्स्ट रो का मल्टीपल है, 2 टाइम्स है। देखो इसका 2 टाइम्स 4 हो गया, 3 का 2 टाइम्स 6 हो गया, 1 का 2 टाइम्स 2 हो गया। यहां फर्स्ट कॉलम का 3 टाइम्स थर्ड कॉलम है, 1 का 3 टाइम्स 3 है, 3 का 3 टाइम्स 9 है, 2 का 3 टाइम्स 6 है। कितने भी टाइम्स हो सकता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, k टाइम्स, हाफ टाइम्स, 1/3 टाइम्स। कोई रो, कोई दो रो या कोई दो कॉलम, जरूरी नहीं फर्स्ट थर्ड, मैं बार बार कह रहा हूं, हम फर्स्ट थर्ड लिख दे रहे हैं, इसकी मीनिंग ये नहीं फर्स्ट थर्ड में ही प्रॉपर्टी यूज होगी। फर्स्ट सेकंड हो सकता है, सेकंड थर्ड हो सकता है। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर एक दूसरे का मल्टीपल है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जीरो होने की। कौन कौन? अगर सारे एलिमेंट किसी रो में या किसी कॉलम में जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कोई एक दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। या इसमें कहा गया कि कोई एक रो दूसरे रो का मल्टीपल हो या कोई एक कॉलम दूसरे कॉलम का मल्टीपल हो तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो 3 प्रॉपर्टी जीरो होने की है। और चौथी प्रॉपर्टी हमने यहां लिखा है, इफ ऑल द रो आर कॉलम आर इंटरचेंज टू ईच अदर देन इट्स वैल्यू अनचेंज्ड। रो और कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो वही तो उसी को तो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज कहते थे। देखो ये डिटर्मिनेंट है 2 3 5 7 6 3 1 9 2। जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी यही वैल्यू इस डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज, यानी देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। एंड रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू में अंतर नहीं होता है। तो ये 4 प्रॉपर्टियां हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ 2 रो आर कॉलम आर इंटरचेंज टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली। यानी अगर डिटर्मिनेंट कोई ऐसा हो जिसके किसी एलिमेंट का, फिर से देख लो जरा सा, इफ 2 रो आर कॉलम्स आर interchanged to each other then value of determinant changes by minus sign only। अगर दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चेंज होती, केवल सिंबल बदल जाता है, उसके आगे एक माइनस आ जाता है। जैसे डिटर्मिनेंट है देखो 315279032, ये डिटर्मिनेंट है। इसकी वैल्यू जो भी आ रही होगी
इस वैल्यू में और इसमें क्या अंतर किया गया, जरा ध्यान दो। ये फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया गया, सेकंड रो को फर्स्ट कर दिया गया, फर्स्ट रो को सेकंड कर दिया गया। इसी तरह कॉलम में भी कर सकते थे। अगर दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो केवल वैल्यू में अंतर सिंबल का आता है, वो सिंबल बदल जाता है। और मान लो इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू -10 होगी, इसकी वैल्यू 15 है तो इसकी वैल्यू -15 होगी। जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसी का नेगेटिव ये होगा। ये प्रॉपर्टी में कहा गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज द मल्टीपल ऑफ सेम नंबर k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। जैसे डिटरमिनेंट ए देखो, ये है 325791132। इसके थर्ड रो में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ये दूसरा नया डिटरमिनेंट बना है 4, 12 और 8। तो इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट में रिलेशन क्या है वो इसमें बताया गया कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी एक नंबर फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस नए डिटरमिनेंट की वैल्यू उतना टाइम्स, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया गया यहां, तो 4 टाइम्स ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम चाहें तो इस डिटरमिनेंट से इस रो से बाहर कॉमन ले सकते हैं 4 जब बाहर कॉमन कर लेंगे तो यहां 1, 3, 2 बचेगा जो कि डिटरमिनेंट ए कहा जाएगा। तो इसकी मीनिंग ये हुई इस प्रॉपर्टी की कि हम किसी नंबर से अगर डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, और कॉमन लेना चाहेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है। जबकि मैट्रिक्स में तुम जानते हो बेटा कि अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए मैट्रिक्स में तो उसके सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या हो रहा है कि किसी एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वह किसी एक रो में या किसी एक कॉलम, जिसमें हम चाहें, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, जिसमें चाहें किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कॉमन किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। वो इस प्रॉपर्टी की मीनिंग है। 7th, if each element of row or a column of determinant consists the sum of 2 or more terms, then determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants whose other rows or columns are not altered। जैसे ये डिटरमिनेंट है, देखो इसका पहला कॉलम दो एलिमेंटों के सम के रूप में लिखा गया, 3 + 2 है, -2 + 3 है, 1 - 4 है, और ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। अगर यहां 3 होते तो 3 पार्ट में होता, 2 है तो 2 पार्ट, कोई किसी में जरूर नहीं, किसी में यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था। तो जहां ये 2 या 3 टर्म सम या माइनस से प्लस या माइनस अटैच होंगे वहां अलग अलग हो जाएंगे और शेष रो या कॉलम शेष रो और कॉलम चेंज नहीं होंगे। जैसे यहां देखो फर्स्ट कॉलम की बात है, तो फर्स्ट कॉलम में हमने पहला ले लिया 3 - 2 1, 3 - 2 1, इन दोनों को चेंज नहीं किया, ऐसे नोट कर लिया। प्लस अब दूसरा पार्ट ले लिया 2 3 4 -4, और ये दोनों जो का त्यों लिखा लिया। अगर मान लो बेटा यहां नहीं भी होता तो यहां 0 मानते, यहां 0 मानते तो सेकंड पार्ट वाले में यहां 0 हो जाता। बात समझ आ रही? तो ये कहने का मतलब है, तो इस तरह हम अगर कोई रो या कोई कॉलम 2 या 3 एलिमेंटों से प्लस माइनस से अटैच है तो उसे अलग अलग करके उतने डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0 upper or lower of the diagonal, then value of the determinant is the multiple of the diagonal elements। जैसे डिटरमिनेंट है जिसका ये डायगोनल है, इसके लोअर के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इसकी वैल्यू क्या कहा गया कि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उनके मल्टीपल के इक्वल होगी। तो 3 × 5 × 1 दैट इज 50। या अगर ऊपर भी है जैसे 1 0 0 2 7 0 5 3 9, यहां डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं, चाहे ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो चाहे नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो, एक साइड के सारे एलिमेंट अगर 0 हैं
तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस डायगोनल के एलिमेंटों के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 × 7 × 9। ये सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की है और उसका बहुत यूज होता है। इसमें क्या कहा जा रहा है देखो, एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट कैन बी चेंज्ड एज Ri चेंज टू Ri प्लस k टाइम्स Rj, या इसी तरह कॉलम में भी कर सकते हैं Ci चेंज टू Ci प्लस k टाइम्स Cj। क्या मतलब हुआ इसका कि हम किसी भी रो में जैसे Jij कोई नंबर ले लो, मान लो I1 ले लिया, J3 ले लिया, तो पहले रो को हम चेंज कर सकते हैं पहला रो प्लस किसी भी नंबर से तीसरे रो में मल्टीप्लाई करके यहां ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज होता है। जैसे ये डिटर्मिनेंट हमारे पास है, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहे जो भी आए, हम यहां थोड़ा चेंज कर दिए। R2 हमने चेंज कर दिया, कैसे? R2 चेंज टू R2 प्लस 3 टाइम्स R1, यानी R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके, पहले रो में 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में हमने ऐड कर दिया। यहां देखो R1 नहीं चेंज किया गया तो 3 2 1 हमने जो का त्यों लिख दिया। R2 में चेंज करने के लिए इन्होंने कहा कि 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 या 9 और प्लस 5 14 हो गया। 3 2 जा 6 प्लस 7 13 हो गया। 3 1 जा 3 प्लस 0 3 हो गया। इसको नहीं चेंज किया गया, वही लिख दिया। तो जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की है वही वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की भी होगी, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगर इस तरह हम कोई भी चेंज कर लें, R2 R3 R1 जरूरी नहीं है, जिसमें चाहे उसमें किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, या इसी तरह कॉलम में, वैल्यू में डिटर्मिनेंट के अंतर नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है। इसमें एक फार्मूला हम बता रहे हैं बेटा, जिससे हम किसी ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर सकते हैं अगर वर्टिसेज हमारे पास हो तो। इफ A, B, C and C are the vertices of a triangle, then its area। अगर कोऑर्डिनेट हमारे पास वर्टिसेज के हैं तो एरिया के फार्मूला है, उसमें वैल्यू रख करके निकाला जा सकता है। एरिया का फार्मूला होता है 1/2। जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है देखो, x1 y1, यहां दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, तीसरा कोऑर्डिनेट x3 y3, और थर्ड कॉलम को 1 1 1 अपने मन से लिखना है। हर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो यही चेंज होंगे, यहां ये फिक्स है, यहां 1 1 ही रहता है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, जो आएगी वही इसकी वैल्यू होगी। और एरिया हमेशा पॉजिटिव में लिखी जाती है, तो कहीं नेगेटिव भी आता है तो पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC वेयर ABC आर गिवन। यहां देखो इसकी एरिया निकालने के लिए हमने फार्मूले में यूज किया 1/2। A का कोऑर्डिनेट है 1 2, तो 1 2 लिख दिया। 2 -3 है तो 2 -3 लिख दिया। 0 4 है तो 0 4 लिख दिया। यहां तो 1 1 1 रहता ही है। अब इसको ओपन करो, डिटर्मिनेंट को निकालना जानते हैं, तो ये 1/2, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम इस कॉलम से सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 ए रो और एक कॉलम हट गया, तो -3 -4 -7 हो गया। फिर यहाँ -2 आ गया, ए रो और ये कॉलम हट गया, तो 2 × 1 2 -4 -2 हो गया। सॉल्व और तो 0 है, इसके साथ सभी 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 1/2 यहाँ गया -7 + 4, तो ये आ जाएगा 3 -3, और बाहर 1/2 है तो -3/2 हो गया। और अभी मैंने ये कहा है कि एरिया अगर निगेटिव भी आती है तो इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं लिखी जाएगी, पॉजिटिव लिखी जाएगी, क्योंकि एरिया लेंथ ये सब निगेटिव नहीं लिखे जा सकते। तो एरिया क्या होगा इसकी? 3/2 यूनिट। ये इसका आंसर हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे कह दिया जाए कि 3 कोऑर्डिनेट से तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया गया, डिफरेंट कोऑर्डिनेट हो, और ये कहा जाए कि तीनों एक पॉइंट कोलिनियर हैं, यानी एक लाइन में है, तो अगर ये एक लाइन में होंगे और इसको हम ट्रायंगल की एरिया, ट्रायंगल के वर्ड से सपोज करके एरिया निकालेंगे, तो क्या आएगा? अगर देखो ध्यान से सोचो, अगर ये तीनों पॉइंट को एक लाइन में है तो इनसे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। हम इनको ज्वाइन करेंगे ट्रायंगल बनेगा? ट्रायंगल नहीं बनेगा। और अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा और हम उसको एरिया के फार्मूले में रख करके सॉल्व करेंगे, तो जब ट्रायंगल बना ही नहीं तो एरिया क्या आ जाएगी? 0। तो अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है
तो इसी का यूज करते हैं, तीनों पॉइंट को एरिया के फार्मूले में रख करके सॉल्व करते हैं, और अगर जीरो आ जाता है तो हम कह देंगे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो एरिया फाइंड करने का ये फार्मूला एरिया फाइंड करने में काम आ रहा है, और 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने में भी ये फार्मूला काम में आ रहा है। एक चीज और क्वेश्चन में आ सकती है कि 2 पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन का इक्वेशन लिखना डिटर्मिनेंट का यूज करके। जैसे x1 y1 और x2 y2 दो कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, इनकी हेल्प से हमें अगर लाइन की इक्वेशन लिखना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई, देखो बेटा उस फार्मूले में इसमें क्या अंतर आ गया, ये दो कोऑर्डिनेट नीचे वाले वैसे ही लिखे जा रहे हैं, x1 y1 x2 y2, पहले प्लेस पर एक्स वाई लिख दिया गया और यहां 1 1 1 है, इक्वल टू 0 कर लें। अब इसको ओपन कर देंगे, एक्स वाई में एक इक्वेशन बनेगी, वही इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसकी ये क्वेश्चन हो या इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट की जो प्रूविंग के हैं उसको सॉल्व करने का एक प्रोसीजर है, उसको ध्यान देना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमें प्रूव करना है इसमें फैक्टर हैं क्या, तो कई पार्ट हैं, देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x प्लस वाई प्लस जेड, 4 पार्ट। तो हम ये प्रयास करें कि इसमें से कोई एक पार्ट किसी एक रो या एक कॉलम में कॉमन मिल जाए ताकि उसको हम बाहर कर लें, क्योंकि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम में कुछ कॉमन मिलता है तो हम बाहर कर सकते हैं। तो ये प्रयास करें तो उसको बाहर कर लें, फिर दूसरे यही प्रोसीजर दूसरे में यूज करें, दूसरा फैक्टर किसी रो या किसी कॉलम में लाने का प्रयास करें, उसको बाहर करें। इस तरह जितने भी टर्म हमको मिल सकें उनको कॉमन लाएं और उनको बाहर करके फैक्टर में बाहर बना लें। इसके बाद जब हम कॉमन लेने की स्थिति में न रह जाएं, यानी ऐसे पार्ट हमको न मिल पाए, तो हम ये प्रयास करेंगे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मैक्सिमम 0 कितने बना लेंगे। अब 0 बनाने के बाद तब हम डिटर्मिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, वैसे वैल्यू निकाल दें उसकी और सब रख लेंगे, हमारा क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। तो ये तरीका है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब जैसे ये क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस पर ध्यान दो। हमने इसका एक फैक्टर x प्लस वाई प्लस जेड हमने माइंड में लिया कि एक फैक्टर इसका x प्लस वाई प्लस जेड है, इसको किसी भी तरह एक रो में लाएं। जो प्रॉपर्टियां हमारे पास हैं उन्हीं का हम यूज कर सकते हैं, जो 8-9 प्रॉपर्टी हमारे पास हैं। वो भी हमने लास्ट वाली प्रॉपर्टी कहा कि इसका बहुत यूज होता है। देखो यहां बेटा थर्ड रो में y प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, इसमें अगर फर्स्ट रो को ऐड कर दें तो यहां x प्लस वाई प्लस जेड, यहां x प्लस वाई प्लस जेड, यहां x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मिल जाएगा ना, ये पार्ट कॉमन मिल जाएगा। और एक प्रॉपर्टी लास्ट में जो हमने नोट कराया है उसमें ये कहा गया है कि किसी रो या किसी कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? किसी दूसरे रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां हमने फर्स्ट रो में 1 से मल्टीप्लाई किया और इसके बाद R3 में इसको ऐड कर दिया। इस तरह हम R3 को चेंज कर रहे हैं, यानी R3 को चेंज कैसे कर रहे हैं? R3 प्लस 1 इंटू R1, जो कि प्रॉपर्टी है। ऐसा करने से हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। तो हमने इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। R1 R2 नहीं चेंज किया तो उसको ज्यों का त्यों कॉमन कॉपी कर ले रहे हैं और इसमें इस प्रॉपर्टी को जो हमने नोट किया है इसका यूज करके लिखते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहां। और ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की हम कि किसी रो या किसी कॉलम में एक कोई एलिमेंट अगर कॉमन मिलता है तो उसको बाहर ले सकते हैं। तो हमने x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर ले लिया। अब बचा क्या? देखो x वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर 1 1 1, एक फैक्टर हमारा बाहर निकल गया। अब हम ये प्रयास करें कि दूसरा कोई फैक्टर निकले। अब अगर C1 से C2 को माइनस करते हैं यहां इससे इसको, यहां x माइनस वाई आ जाएगा।
यहां एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा। तो एक्स माइनस वाई इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी, और 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह वाई अगर सेकेंड से थर्ड को माइनस कर देंगे तो यहां वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां 0 हो जाएगा। तो वाई माइनस जेड यहां भी कॉमन मिल सकता है। तो एक साथ 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में दो प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। हमने यहां यूज क्या किया, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3। अब C1 माने एक कॉलम, पहला कॉलम, एक कॉलम, इससे हमने इसको माइनस किया और दूसरी में इसको हमने इससे इसको माइनस किया। तो क्या मिला देखो, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, यहां y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां 0। अब देखो इस ग्रोथ से बात करें हम तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फैक्टर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स माइनस वाई यहां भी कॉमन मिल रहा है, यहां भी, और 0 से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो इस पूरे कॉलम से हमने एक्स माइनस वाई को कॉमन लेकर बाहर कर लिया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहले से आ रहा था। इसी तरह इससे वाई माइनस जेड कॉमन मिला, तो ये दोनों फैक्टर हमने बाहर कर लिए। अब बचा क्या, यहां बचा बेटा 1, यहां एक्स प्लस वाई, यहां 0, यहां 1, यहां वाई प्लस जेड, यहां 0, यहां जेड स्क्वायर और 1, ऐसे आ। अब हमारे 3 फैक्टर आ चुके, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये क्या और बचा है, अब देखें वो भी कहीं से मिल जाता है तो उसको भी लाने का प्रयास करते हैं। अगर हम C1 से C3 C2 को माइनस करें तो y से y कैंसिल, x माइनस जेड मिलेगा। हमें चाहिए z माइनस x, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो हमने उसी चीज को लिख लिया, C1 चेंज टू C1 माइनस C2। इसमें से इसको माइनस किया तो यहां आ गया, ऊपर आ गया 0, यहां इसमें इसको माइनस करने y कैंसिल, x माइनस जेड आ गया, और यहां 0 माइनस 0 0 ही रह गया। इन दोनों C2 C3 कॉमन कॉपी कर लिया। अब देखो फर्स्ट कॉलम से हमें x माइनस जेड कॉमन मिल रहा है, हमने x माइनस जेड को कॉमन कर लिया। क्या बचा, 0 1 0, और यहां 1 y प्लस जेड 0, जेड स्क्वायर 1। अब हमें जितना कॉमन चाहिए था सारे मिल गए, सारे बाहर हो गए, और हमें यह दिखाई दे रहा है कि इस रो में भी दो 0 आ रहे हैं और इस कॉलम में भी 2 0 आ रहे हैं। और हम जानते हैं किसी डिटरमिनेंट को हम किसी रो या किसी कॉलम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करें तो ए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है, तो 0 के साथ कुछ भी आएगा 0 हो जाएगा। ए निगेटिव है तो -1 लिख दिया हमने, इसका रो और इसका कॉलम हट गया, तो 1 इंटू 1 1 आ गया, -0 जेड इंटू 0 0 हो गया। तो कुल मिलाकर अंदर क्या रहा, -1 आ रहा है, और -1 से जब जेड माइनस सी में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस जेड में, तो ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब देखो बचा क्या, हमारे पास हो क्या गया, एक्स माइनस वाई पहले से ला चुके हैं, वाई माइनस जेड पहले से ला चुके हैं, ये जेड माइनस एक्स यहां हो गया, और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी ला चुके हैं। तो ये पूरे फैक्टर हमारे आ गए, एंड पूरा राइट हैंड साइड हमको मिल गया। तो ये इसकी प्रूविंग रही। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि कहीं भी इस तरह प्रूविंग आती है तो सबसे पहले ये प्रयास करते हैं कि जो फैक्टर हमको यहां लाना है उस फैक्टर को किसी तरह प्रॉपर्टी का, जनरली यही प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होती है, इसका यूज करके हम किसी एक रो या एक कॉलम में लाएं, फिर उसको कॉमन लेकर बाहर करें, फिर दूसरे फैक्टर को लाएं, उसको बाहर करें, जितना कॉमन मिल सके उतने कॉमन ले लेकर के बाहर कर लें, और लास्ट में किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम 0 बनाने का प्रयास करें, और जितना 0 बन जाता है उतना बना दें। इसके बाद डिटरमिनेंट को ओपन करें, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये तरीका है, पूरा प्रोसीजर है किसी प्रूविंग को करने का।